हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सोल्यूशन। तो आज यानी कि 25 अक्टूबर के जितने भी करंट न्यूज़, करंट अपडेट्स, करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपके सामने हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि चिकित्सा अस्पताल सेवा सशस्त्र बल की महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल हॉस्पिटल सर्विसेज आर्म्ड फोर्सेस। तो ये साधना सक्सेना नायर को नियुक्त किया गया है। तो आप इसको याद रखिएगा, साधना सक्सेना नायर। ये एयर मार्शल जो हैं साधना एस नायर, इन्होंने 23 अक्टूबर 2023 को इनको सशस्त्र बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। राइट, तो इनको याद रखिएगा। अगर हम बात करें फिलहाल में कि 2023 की जो प्रथम महिलाएं हैं उनके बारे में, तो भारतीय सेवा की पहली महिला बटालियन कमांडर नियुक्त हुई कौन? तो कर्नल सुचिता शेखर। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनती हैं? तो ये रयन्ना बारनावी बनती हैं। वहीं पे अगर हम बात करें आईसीसी मेंस टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला, तो ये किम कॉटन बनती हैं। और वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आईएएस अधिकारी कौन है? तो दीपिका मिश्रा। और इंडियन एयरफोर्स की फ्रंटलाइन कॉम्बैट यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला तालिजा धामी बनती हैं। तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट थे, आप इनको याद रखिएगा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि देश का पहला नैनो लिक्विड डीएपी फर्टिलाइजर प्लांट कहाँ शुरू किया गया? तो ये आपका कहाँ पे शुरू किया गया? डीएपी फर्टिलाइजर प्लांट, लिक्विड डीएपी फर्टिलाइजर प्लांट। तो ये शुरू किया गया गांधीनगर में। ये देश का पहला नैनो लिक्विड डीएपी फर्टिलाइजर प्लांट है। ठीक है, डीएपी का मतलब डाई अमोनियम फास्फेट से है और ये गांधीनगर में शुरू किया गया है। किसने शुरू किया है? तो ये जो आपके गृह मंत्री हैं, सहकारी गृह एवं सहकारी मंत्री अमित शाह ने इसको शुरू किया है। ठीक है, कहाँ पे? तो गुजरात के गांधीनगर जिले के कलोल में इफ्को के नैनो डीएपी तरल संयंत्र का लोकार्पण किया। आप याद रखिएगा, ये देश का पहला नैनो लिक्विड डीएपी फर्टिलाइजर है जो कि गांधीनगर में शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन से पहले अगर हम लोग भारत में कुछ प्रथम चीजों के बारे में देख लें कि भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर, यहाँ पे एआई न्यूज एंकर लिसा का अनावरण किया तो किसने किया? ये ओडिशा टीवी ने किया। प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश ये न्यूजीलैंड बना। और भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ कहाँ पे होगा? तो ये हरियाणा से होगा। और दुनिया का पहला मीथेन, ठीक है, मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया किसने? तो ये चीन ने किया। और सुशासन वन नियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? ये महाराष्ट्र बना। और अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? केरल बना। भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य कौन बना? ये भी केरल बना। और भारत का पहला ओडीएफ प्लस जिला, तो ये वायनाड केरल है। राइट, बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि अरब सागर में बना तेज चक्रवात किस देश से टकराया है? तो किस देश से ये टकराया है? ये टकराया है यमन से। देखिए अभी हाल ही में एक चक्रवात, तेज चक्रवात जिसका नाम है तेज, वो अभी यमन देश के तटों से टकराया है। हालांकि ओमान से भी ये टकराया, लेकिन वहां पे कुछ कम हिस्से प्रभावित हुए हैं। तो देखिए ये जो तेज चक्रवात है अरब सागर में इस साल का बनने वाला दूसरा चक्रवात है। इस चक्रवात का नामकरण भारत ने किया है। तो ये अक्सर करके पूछा जाता है, जो भी चक्रवात होता है उसका नामकरण किसने किया? तो ये वाला जो चक्रवात है तेज, तेज नाम किसने दिया है? तो ये भारत ने दिया है। राइट, और यह 23-24 अक्टूबर की देर रात को यमन के तट से टकराया है। इसने ओमान के भी बड़े हिस्से को प्रभावित किया है। देखिए तो ओमान से भी टकराया है, हालांकि ज्यादा जो हिस्सा है वो यमन का है। ठीक है, तो यमन आपको याद रखना है। जो अरब सागर में बना तेज चक्रवात है किस देश से टकराया है? तो यमन से टकराया है। अब अगर हम बात करें यमन की, तो यमन की राजधानी सना, मुद्रा यहाँ का यमनी रियाल है। और पीएम यहाँ के माइन अब्दुल मलिक सईद हैं। और अभी फिलहाल में इस देश में गृह युद्ध चल रहा है। अरब सागर में आए साइक्लोन तेज के बाद बंगाल की खाड़ी में नया चक्रवात एक बना है। ठीक है, तो वे अब बंगाल में एक नया चक्रवात बना है। इस चक्रवर्ती तूफान को हामून नाम दिया गया है। ठीक है, तो अभी ये जो तेज चक्रवात हम लोग देख रहे हैं इसके जस्ट बाद एक और चक्रवात बना है बंगाल की खाड़ी में। इसको नाम दिया गया है हामून। और किसने इस चक्रवात को नाम दिया है? तो ईरान ने नाम दिया है। ठीक है, तो हामून को किसने नाम दिया है? ईरान ने। और तेज वाला जो आपका चक्रवात है इसको किसने नाम दिया है? तो इसको भारत ने नाम दिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने बैटरी की प्रमुख सामग्री के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो किसने बैटरी की प्रमुख सामग्री के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो चीन ने किया है। ठीक है, चीन ने। तो देखिए बैटरी में प्रयुक्त होने वाली, इस्तेमाल होने वाली ग्रेफाइट प्रोडक्ट पर निर्यात प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है चीन ने। नए प्रतिबंधों को 1 दिसंबर से चीन से 2 प्रकार के ग्रेफाइटों को खरीदने के लिए खरीदार देश को परमिट की जरूरत होगी। क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करें तो भारत, अमेरिका और जापान
ये ऐसे देश थे जो चीन से सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट खरीदते थे, लेकिन अब इनको परमिट लेना होगा 1 दिसंबर से। तो चीन ने, अगर हम बात करें तो बैटरी की प्रमुख सामग्री जो ग्रेफाइट है, उस प्रोडक्ट के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो चीन आपको याद रखना है, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अनुभव पुरस्कार 2023 किस केंद्रीय मंत्री द्वारा प्रदान किया गया है। तो किस केंद्रीय मंत्री द्वारा अनुभव पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये जितेंद्र सिंह के द्वारा प्रदान किया गया है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा। ठीक है, तो अनुभव पुरस्कार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा प्रदान किया गया है। 13 पुरस्कार विजेताओं को उनके लेख के लिए अनुभव पुरस्कार 2023 में भेंट किया गया। वर्ष 2015 में इस अनुभव पोर्टल को लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये किसने प्रदान किया है? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। 2015 से ये पुरस्कार वितरण होता हुआ आ रहा है। इस बार भी 13 पुरस्कार विजेताओं को ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अनुभव पुरस्कार। तो अगर हम लोग बात कर ले हाल ही में दिए गए जो पुरस्कार हैं, तो जो दुर्गा भारत सम्मान आपने देखा था अभी जस्ट, अजय चक्रवर्ती को मिला था। और गुजरात का जो धोरडो गांव है, इसको UNWTO के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सम्मानित किया गया। और महसा अमनी, इनको यूरोपीय संघ का साखारोव पुरस्कार दिया गया। और भोपाल के महिला थाने को ISO प्रमाण पत्र मिला। शिवशंकरी सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित हुई। और क्लाउडिया गोल्डन, इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। और दिलीप नोंग मैथम को मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया, राइट। अब अगर हम बात कर ले अगले क्वेश्चन की, तो हाल ही में बहुपक्षीय अभ्यास मिलान यहाँ पे होगा। इसके लिए मध्य योजना सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो ये देखिए, आपका मिलान युद्ध अभ्यास है, ये 2024 में होना है। लेकिन इसके लिए एक मध्य योजना सम्मेलन की बैठक हुई है। और ये बैठक कहाँ पर हुई है? ये विशाखापट्टनम में हुई है, राइट। अगर हम बात करें नौसेना अभ्यास मिलान 2024 के लिए मध्य योजना सम्मेलन का आयोजन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया है। इसमें आमंत्रित देशों के प्रतिनिधियों को 2024 में होने वाले मिलन अभ्यास के बारे में जानकारी दी गई। मिलान नौसेना अभ्यास 19 से 27 फरवरी 2024 तक आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। मिलान अभ्यास के लिए 50 से अधिक देशों को आमंत्रित किया गया है। तो कहाँ पे ये किया गया है जो इसके लिए मध्य योजना सम्मेलन की बैठक करी गई? तो ये विशाखापट्टनम में किया गया। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन से पहले ये जो प्रमुख युद्ध अभ्यास है 2023 के, उनको अगर हम लोग देख लें, तो मालाबार अभ्यास जो 2023 है, इनमें कौन कौन भाग लेता है? तो अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। 13वां बोल्ड कुरुक्षेत्र 2023, ये किसके किसके बीच? तो भारत और सिंगापुर के बीच। कोंकण एक्स 2023, भारत और यूके के बीच। 7वां अजय वारियर 2023, तो भारत और यूके के बीच। कोप इंडिया 2023 किसके किसके बीच? तो भारत और अमेरिका के बीच। 10वां श्रीनेक्स 2023, ये भारत और श्रीलंका के बीच, राइट। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि रियाद में 7वें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में भारत की तरफ से कौन भाग लेगा? तो सऊदी अरब के रियाद में अभी 7वें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में भारत की तरफ से कौन भाग लेने जा रहा है? तो पीयूष गोयल, ठीक है। तो पीयूष गोयल को आप याद रखिएगा। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में 7वें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में ये भारत की तरफ से भाग लेंगे, ठीक है। पीयूष गोयल क्या है? तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री हैं। तो ये FII दैट मीन्स फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के 7वें संस्करण का हिस्सा रहेंगे। और इसका जो विषय है वो क्या है? तो द न्यू कंपास इसका विषय रहेगा। द न्यू कंपास जो नई वैश्विक व्यवस्था पर केंद्रित है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नीति निर्माण, व्यापार चर्चा शामिल होगी। तो पीयूष गोयल आप याद रखिएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि बिम्स्टेक के महासचिव बनने वाले पहले भारतीय कौन है? सो ये कौन है? इंद्रमणि पांडे हैं, ठीक है। तो बिम्स्टेक के महासचिव बनने वाले पहले भारतीय हैं, ठीक है। ये पहले भारतीय हैं जो बिम्स्टेक के महासचिव बनेंगे। तो ये कौन है? इंद्रमणि पांडे, राइट। यहाँ पे इंद्रमणि पांडे देखिए जो कि सचिव बन गए हैं, ठीक है। पहले भारतीय बने हैं बिम्स्टेक के सचिव बनने वाले। और इससे पहले वे जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे थे, ठीक है। तो UN में अगर हम बात करें स्थायी प्रतिनिधित्व के तौर पे ये काम कर रहे थे जो इंद्रमणि पांडे हैं। लेकिन अभी इनको बिम्स्टेक के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए ये इससे पहले थे, लेकिन अभी UN की बात करें संयुक्त राष्ट्र की, तो संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? तो ये बने हैं अरिंदम बागची, ठीक है। अभी आपने देखा था जस्ट पीछे कि अरिंदम बागची ये जो है UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। इससे पहले इंद्रेश मणि थे, अब उनको बना दिया गया इंद्रेश मणि को बिम्स्टेक का महासचिव। अब इससे पहले अगर हम लोग बात करें कुछ प्रमुख नियुक्तियों की, तो मोहम्मद शमी प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर बने। संजय कुलश्रेष्ठ हुडको के अध्यक्ष बने। सिद्धार्थ मृदुल मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन के बारे में, उससे पहले अगर हम लोग बिम्स्टेक के बारे में देख लें, तो बिम्स्टेक वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म है। यह 7 देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है
जिसमें दक्षिण एशिया के 5 देश हैं, भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका। ठीक है, वहीं पे दक्षिण पूर्व एशिया के 2 देश हैं, म्यांमार और थाईलैंड। तो आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है कि बिम्स्टेक 7 देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है, जिसमें टोटल अगर हम बात करें तो दक्षिण एशिया के 5 देश हैं और दक्षिण पूर्व एशिया के 2 देश हैं। केवल देश के नाम आप याद रखिए कि बांग्लादेश, भारत, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड इसमें शामिल हैं। बिम्स्टेक की स्थापना जो होती है 1997 में। बिम्स्टेक का जो मुख्यालय है वो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। राइट, देखिए यहाँ पे कुछ संगठन और उनके मुख्यालय हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। जैसे यूनिसेफ का जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है, और विश्व बैंक वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ये वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। एशियाई विकास बैंक ADB ये मनीला फिलीपींस में है। भारतीय रिजर्व बैंक मुंबई में है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। वहीं पे अगर हम आगे बात करें कि जो WTO है, विश्व व्यापार संगठन, ये जेनेवा के स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है, और इंटरपोल ये फ्रांस के लियोन में है। बाकी प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN ये आपका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ये आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये आपके जितने भी हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ये सब स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये आपका नीदरलैंड हैंग में है। और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ ये आपका वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। रेड क्रॉस स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। नाटो ये आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। सार्क काठमांडू नेपाल में है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आपके संगठन है, इनको आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो व्हेन इज वर्ल्ड पोलियो डे सेलिब्रेटेड? तो ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत सबसे पहले रोटरी इंटरनेशनल द्वारा की गई थी। इसी दिन जनस साल्क का बर्थडे होता है। ये जनस साल्क वही है जिन्होंने पोलियो वैक्सीन की खोज करने के लिए दुनिया की पहली टीम बनाई थी। तो 24 अक्टूबर आपको याद रखना है, विश्व पोलियो दिवस। राइट, और इसी दिन, आज ही के दिन अगर हम बात करें तो एक और इम्पॉर्टेंट डेट है जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस भी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र दिवस अगर हम बात करें 24 अक्टूबर को, तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1945 में हुई थी। और इस बार जो संयुक्त राष्ट्र दिवस है इसका थीम क्या है? तो क्लाइमेट एक्शन के फ्रंट लाइनर्स, ये इसका थीम है। और वहीं पे अगर हम बात करें तो ये जो संयुक्त राष्ट्र है वो विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखने और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। राइट, अब अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो हाल ही में किसने रोअरिंग रिवाइवल टाइगर्स ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया? तो रोअरिंग रिवाइवल टाइगर्स ऑफ इंडिया का उद्घाटन जगदीप धनखड़, अपने जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, इन्होंने किया रोअरिंग रिवाइवल टाइगर्स ऑफ इंडिया का उद्घाटन। तो आप सिंपली याद रखिएगा, जगदीप धनखड़ ने रोअरिंग रिवाइवल टाइगर्स ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया। तो आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ल्ड कप में 2 बार 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो अभी जो फिलहाल में वर्ल्ड कप चल रहा है 2023 का, इसमें 2 बार 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो जसप्रीत बुमराह, सिराज, मोहम्मद शमी या फिर नरेंद्र मोदी? तो आपको ये कमेंट करके बताना है, ठीक है, कि कौन बन गए हैं 2 बार 5 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज वर्ल्ड कप में। ठीक है, तो ठीक है, फिर इसको कमेंट करके बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।